सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ पंच के साथ मैं हूं महरूख शहरियार। ईरान अमेरिका में जंगबंदी की मुद्दत ख़त्म हो रही है और वक्त तेज़ी से गुजरता जा रहा है। जंगबंदी में तोसी होगी या फिर अमन मुआहदे की खुशखबरी मिलेगी? बुध को सारे काम हो सकते हैं सुध? सवाल है। इस्लामाबाद फिर आलमी अमन की उम्मीदों का महवर बनने जा रहा है। पाकिस्तानी क़यादत ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए दिन रात एक किए हुए है, जबकि बुध को इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका दूसरे मुज़ाकराती दौर की तैयारियां मुकम्मल हैं। अमेरिका के आला सतही वफ़द की आमद की खबरों ने पूरी दुनिया में एक बार फिर से हलचल मचा दी है। पाकिस्तान की जानिब सब देख रहे हैं, लेकिन बेयकीनी और एतमाद की कमी बड़ी रुकावट बनकर सामने आ रही है, जिसे दूर करने के लिए पाकिस्तान भर में कोशिशें जारी हैं। सदर ट्रंप कह रहे हैं कि जी जंग बंदी ख़त्म होती है अगर तो फिर हमले दोबारा शुरू कर सकते हैं, जबकि ईरानी स्पीकर बाकर कालीबाफ कह रहे हैं कि ट्रंप मुज़ाकरात की मेज़ को हथियार डालने में तब्दील करना चाहते हैं, लेकिन ईरान दबाव के सामने झुकेगा नहीं। ऐसे में फिर होगा क्या? और चीनी सदर ने भी आलमी बरादरी से तनाज़ात के हल में तामीरी किरदार अदा करने पर जोर दे दिया है। इन सारी खबरों को लेकर बुध का दिन बहुत इंपॉर्टेंट करार दिया जा रहा है, उम्मीदें भी लगाई जा रही हैं। इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ हमारा मौजूद है, क्या कुछ होने जा रहा है। एहतशामुल हक हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट हमें ज्वाइन करें। इसके अलावा ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और आगे जाके प्रोग्राम में हमें डॉक्टर शाजिया चीमा IR एक्सपर्ट भी ज्वाइन करेंगी। आप दोनों को वेलकम करेंगे। एहतशाम साहब, सबसे पहले यकीनी तौर पर आपके पास आज भी कोई बड़ी खबर होगी, तो सबसे पहले तो वो खबर दीजिएगा। उसके बाद हम देख रहे हैं कि जब से थोड़ी देर पहले ट्रंप की जानिब से बहुत ज़्यादा इश्तियाल अंगेज़ बयानात सामने आए हैं, उस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। देखिए, इन बयानात पे तो मैं इतना बता देता हूँ कि जितने इस वक्त अमेरिका में मेजॉरिटी ऑब्जेक्टिव कमेंटेटर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये पब्लिक डिप्लोमेसी को जो इस्तेमाल करके प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे हैं, ये अमरीकी मफादात के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। देखिए, इतनी सीरियसनेस वहाँ पे आ चुकी है उस माशरे में, वो कहते हैं ये गलत हो रहा है। और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जिस तरीके से एक्शन वॉक कर रहा है इतने नाजुक मरहले पे, इन दोनों को बिठा के बात करने की कोशिश कर रहा है, तो इस तरह के बयानात से बचना चाहिए। लेकिन मारूफ ये पता यही चल रहा है कि ये सिर्फ रेटरिक है, ये कैरेट एंड स्टिक है, ये सिर्फ मैक्सिमम जिसको कहते हैं डिमांड अपनी बात मनवाने के लिए वो निगोशिएटिंग टेबल पे जाना चाहते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। लेकिन दूसरी तरफ से जो इत्तलात आ रही हैं वो भी कहा जा रहा है कि वो इस मामले में उनको बड़ा वाज़ेह तौर पे पता है कि बयानात पब्लिक कंजम्पशन के लिए दिए जा रहे हैं, और वो भी ये बार बार कह रहे हैं, जो पता चल रहा है वहाँ से, कि भाई देखें हमारी सियासी हुकूमत में और पासदाराना इनकलाब में बड़े अख्तलाफात हैं, हम बड़ी डिग्निफाइड एग्जिट चाहते हैं। अगर इस तरह हम चले जाते हैं तो हमारी मुश्किलात होगी, लिहाजा उनको बड़ी अच्छी तरह से पता है कि उन्होंने क्या करना है। देखिए, बड़े महारत के साथ गुफ्तगू करने वाले लोग हैं, बड़े ज़हीन लोग हैं, बड़ी तैयारी के साथ आते हैं, बरसों लगाते हैं, फिर किसी मादे पे पहुँचते हैं। एक तो बात अच्छी बात यह है कि जी ये जो आपको बताई जा सकती है मारूफ, कि ये बुध की शाम तक ये जो है ना ये एक्सटेंड हुई है। ये बुध की शाम का मतलब है कि उनकी जो अमेरिका की जुमेरात की सुबह तक जो है ना ये अपना ये सीज़ फायर एक्सटेंड हो गई है किस्म की। और इसमें आप देख लें कि जो इस वक्त पाकिस्तान का नुक्ता रह रहा है, पाकिस्तान एक दफ़ा फिर बड़े ज़बरदस्त तरीके से मुतहरक है, और पाकिस्तान ऑनेस्ट ब्रोकर के तौर पर, न्यूट्रल प्लेयर के तौर पर जिस तरह आज सामने आया है, वो उस हवाले से पाकिस्तान ने जिस तरह इत्तलात आ रही हैं कि सारे बड़े बड़े कैपिटल्स को, स्पेशली सऊदी अरब को और वाशिंगटन में और ब्रसेल्स में, लंदन में और मॉस्को बीजिंग में राब्ते किए जा रहे हैं कि जी देखें इस नाजुक मसले को संभालने के लिए आप अपना असर रसूख भी इस्तेमाल करें। अच्छी बात है, जो बड़ी बात है दोनों मुल्कों ने, मैं आपको बता सकता हूँ मारूफ के, वो चाहते हैं कि ये सफारती अमल सुलह सफाई का पाकिस्तान के ज़रिए जारी रहे, और लफ्ज़ यूज़ किया जा रहा है कि सिर्फ पाकिस्तान ही निगोशिएटर होगा, पाकिस्तान ही मीडिएटर होगा। इस हवाले से वो कहते हैं कि हम किसी और उसमें नहीं जाएंगे। तो ये अच्छी बात है कि कोई गोल पोस्ट बज़ाहिर तब्दील होते रहेंगे, आप मैक्सिमम डिमांड लेके जाएंगे, अल्टीमेटली मेज़ पे क्या खोते हैं क्या पाते हैं देखने वाली बात है। दो चीज़ें हैं, अपना हुर्मस है, उस पर बड़ी हद तक चीज़ें तय हो गई हैं। कल जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, जहाज़ उनका पकड़ लिया गया, वेसल जो है 262 फिट लंबा था, उसके बारे में पहले कहा गया, ट्रंप साहब ने कहा कि तोहफे आ रहे थे शंघाई से। फिर पता चला कि जी वो कह रहे हैं कि जो अखबारात के ज़रिए कुछ चीज़ें आई कि जी बड़ा कोई स्पेशल केमिकल आ रहा था कि जो ईरान के पास आना था ये बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के वाले से। एक ये आ रही बात। दूसरी बात इंपॉर्टेंट जो हो रही है ना कि वो पाकिस्तान को एक बड़ी एक हैसियत दे के चल रहे हैं वहाँ। मैं आपको दूसरी बड़ी ये खबर बता सकता हूँ, मारूफ के जो सफारती ज़राए हमारे बता रहे हैं, अमेरिकन और वेस्टर्न बड़े बड़े लोग
अदारे इस वक्त किस तरह सोच रहे हैं। अब वो ये तय हो गया है कि जी पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया है, इसके बाद पाकिस्तान का एक बड़ा रोल अमरीकियों ने तो कह दिया कि जी टर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर के साथ मिलकर हम एक बहुत बड़ा नया सिक्योरिटी पैराडाइम की तरफ जाएंगे। अगर वो जीसी मालिक अपने तौर पे भी सोच रहे हैं, इनको बड़ी तेज़ी के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप को एहसास हो रहा है कि पोस्ट वार सिनेरियो में हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा और इसके लिए पाकिस्तान का किरदार फिर तलाश किया गया है। पाकिस्तान को ही कहा जा रहा है कि जी मिडल ईस्ट में नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइज़र और मिडल पावर के तौर पाकिस्तान जो है, हम पाकिस्तान की खिदमत लेते रहेंगे। अब देखिए, वो कहते हैं ना कोई फ्री लंच नहीं होता। अब इस कॉन्टेक्स्ट में समझा जा रहा है कि जी एक मई से मई का मार्का जो हमने साबित किया अपने आप को, और जिस तरीके से पाकिस्तान पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से इंडिया के साथ रहा और यहाँ पे पाकिस्तान जितना इंडिपेंडेंटली कुछ कर रहा है, तो तीन बातें जो तय हो गई हैं, जो तय हो रही हैं पोस्ट वॉर सिनेरियो में, वो क्या है मैं बता देता हूँ। देखिए, अमेरिकन और वेस्टर्न एलाइज इस वक्त ये सोच रहे हैं कि जंग के बाद अब ईरान को रिकन्स्ट्रक्शन के लिए बहुत कुछ ज़रूरत होगी, और जब ईरान की अपना मारूफ ये सारी पाबंदियाँ हट जाएंगी, उसके बाद से कहा जा रहा है कि जी वहाँ पे एक बड़ा लंबा प्रोसेस चलेगा बिलियन ऑफ डॉलर का, उस पर बेशुमार अमरीकी और यूरोपियन कंपनी भी जाएंगी। वहाँ पे पाकिस्तान का रोल बहुत ज़बरदस्त तरीके से जा रहा है कि जी पाकिस्तान को इसमें कैसे इन्वॉल्व करना है, पाकिस्तान की खिदमत किस तरह दी जानी है, और इसके सिले में जो पाकिस्तान को बेनिफिट्स होंगे ईरान के साथ के कॉन्टेक्स्ट में और बाहर की कंपनियों के कॉन्टेक्स्ट में। मैंने अपना असेसमेंट किया है कि हमें 10 से 15 बिलियन डॉलर आसानी के साथ हमें इस कॉन्टेक्ट मिल सकते हैं। दूसरा, वो जी एक और बात बताई गई, उन्होंने कहा कि जी ये यूनिक मोमेंट है ये इस वक्त लड़ाई का, और इसमें अमेरिका चाहेगा कि एक इसके बाद अपने मामलात को बेहतर करने के लिए पाकिस्तान के गुड ऑफिसों को इस्तेमाल किया जाए। तीसरी बात ये बताई गई है कि जी अमरीकी एस्टैब्लिशमेंट तवक्को नहीं कर रही थी कि इतनी देर तक ईरान खड़ा होगा, और उन्होंने एक किस्म का कंसीड कर दिया ये कह के कि अब हमें जिस तरीके से पता चल रहा है कि उन्होंने ईरान ने यूक्रेन का मॉडल अपने सामने रखा कि यूक्रेन ने कैसे जंग को सस्टेन किया है रूस के ख़िलाफ़ 4 सालों में, वो कहते हैं उसका उनको बड़ा भरपूर फ़ायदा हुआ और इस वजह से ईरान खड़ा है और वो इस वक्त लड़ रहा है। तो देखें, ये पोस्ट वॉर सिनेरियो में पाकिस्तान का सियासी, अपना इक़्तिसादी और मिलिट्री रोल मिडिल ईस्ट में और बियॉन्ड वेस्ट एशिया भी होगा। इसके लिए जो खबरें आ रही हैं, जो हमारे सफारती ज़राए इस्लामाबाद से बता रहे हैं, उसमें पाकिस्तान की अहमियत पहले से बेताशा बढ़ गई है। जी मारूफ। और राइट, ठीक है मसूद साहब, ये तो बड़ी खबरें हो गई हैं और जो कि यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए खुशाइन भी हैं। लेकिन अगर अभी हम ताज़ा बयानात की बात कर लें, जिस तरह से एहतशाम साहब कह रहे थे, बस वो ऐसे ही बयानात हैं, लेकिन जाहिर है जब आप कोई बात करते हैं तो उसका एक वेटेज होता है, और अमरीकी सदर अगर कोई बात करे तो यकीनी तौर पे उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। माजी में भी जिस तरह से हमने देखा है कि किस तरीके से जो बयानात दिए गए हैं, एक गैर संजीदा मुजाहिरा किया जा रहा है ट्रंप की जानिब से बार बार, जिसपे एक बहुत ज़्यादा कंसर्न है ईरान को। आज फिर वही बात की जा रही है कि अगर ये मुआहदे नहीं होते, ये डील ईरान नहीं करता, तो पहले से ज़्यादा बुरे तरीके से बम्बार्टमेंट होगी, ईरान को ख़त्म कर देंगे एंड ऑल दैट स्टफ। सो व्हाट डू यू थिंक कि अब इस तरह के बयानात के बाद ईरान का स्टांस क्या होगा? क्या वो अभी भी राज़ी होगा आने के लिए? हाँ जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ज़रूर वो आएंगे। देखें कि ये तो ऑफेंसिव पोस्चरिंग है, और वो चाहते हैं कि एक बार्गेनिंग के तौर पे प्रेशर रखा जाए, कंसेशन ड्रा करें, और स्पेशली देखें ना इनके जो मेन 2 कोर इश्यूज है उस पे वो चाहते हैं जब टेबल पे बैठे हैं, चाहे वो न्यूक्लियर का है या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का फ्यूचर मैनेजमेंट है, तो वो चाहते हैं कि इतना प्रेशर बिल्ड किया जाए कि टेबल पर आए तो वो उसी को मेंटेन रखें, अपने एक डोमिनेंट पोजीशन से, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से हम बात कर सकें। दैट्स वाई अभी उन्होंने क्लेम किया वी आर टोटली डोमिनेटिंग स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है। अब गल्फ ऑफ अदन में वो गल्फ ऑफ ओमान में वो बैठे हुए हैं, अमेरिकन ने वहाँ पे उन्होंने ब्लॉकेड एस्टेब्लिश कर दिया है। सो अभी ये है कोई जहाज आ नहीं सकता, कोई जहाज जा नहीं सकता। सो देयरफॉर ये भी है कि प्रेशर देखें इस तरह से, एक तो वो ब्लॉकेड कर दिया, सेकंड वो $450 बिलियन ऑलमोस्ट $500 मिलियन का डेली इनका ईरान का लॉस हो रहा है, क्योंकि इनका सोल ही सोर्स ऑफ इनकम इज दैट इज द सेल ऑफ ऑयल था, तो उसमें भी पाबंदी मुश्किलात पड़ गई हैं। और इसके अलावा आप देखें कि जो जहाज उनके 2 कैप्चर कर लिए हैं, सीज कर लिए हैं, तो वो भी एक प्रेशर बना है। तो इसके साथ साथ जो अभी बयानबाजी कर रहे हैं तो एक प्रेशर डेवलप करना चाहते हैं, बट लेकिन देखें एट द सेम टाइम दोनों चाहते हैं कि बैठें टेबल पे बैठ के डील करें। दैट्स वाई ट्रम्प के लिए भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑफ रैंप वो कहता है कि एक एग्जिट मिले, क्योंकि अमेरिका के अंदर पब्लिक ओपिनियन आप देख लें, और इसके अलावा उनकी अपनी पॉपुलरिटी भी ड्रॉप हो चुकी है, मिड टर्म इलेक्शंस भी आ रहे हैं। सो देयरफॉर अब वो चाहेंगे, एक नैरेटिव बिल्ड कर रहा है वो ऑलरेडी कि हम प्रिवेल कर रहे हैं मिडिल ईस्ट में और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हमारे कंट्रोल में है। सो देयरफॉर हम जो चाहेंगे, हम बेहतर एक डील दे रहे हैं,
और अच्छा कर रहे हैं एज कम्पेयर टू ओबामा। वो कंपेयर कर रहा है कि 2015 में जो अच्छा हुआ ब्रिगेडियर साहब, एक चीज बताइएगा, मसूद साहब एक चीज बताइएगा कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि सीज फायर को एक्सटेंड किया जाए, और ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है ये, जिसको दुनिया ने हिला कर रख दिया है। आपको क्या लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान जो एफर्ट पुट कर रहा है, जो कहा जा रहा है कि एक्सटेंड हो जाए, आपकी क्या गट फीलिंग है कि ये एक्सटेंड हो जाएगी, और ये जो एक लग रहा है कि ये फिर दोबारा से लड़ाई शुरू होगी, इसको रोक सकेंगे? सर लाइकली है, देखें कल का पूरा दिन पड़ा है तो उसमें ये बैठेंगे। अगर आज तो आज तक पहुंच जाते हैं, कल बाकी भी अगर ईरान से आ जाते हैं तो ये चीज़ें लाइकली है। अगर बातचीत का स्टार्ट हो जाता तो इसके बाद ये एक्सटेंशन भी होगा। दैट्स वाई देखें इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर लेने हैं, गुडविल जेस्चर शो करना है आपने, मतलब उसमें ये शामिल, आपने वो जहाज जो सीज किए हैं वो छोड़ दें, जो बंदे पकड़े हैं वो आप छोड़ दें, सीज फायर को एक्सटेंड कर दें। तो रेटरिक के तौर पर तो अभी ट्रम्प ने कह दिया कि हम नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन जब कल बातचीत पे बैठेंगे तो कैसे आप जंग कर सकते हैं अगर वो डेट भी गुजर जाए। सो लाइकली है सर कि इस बातचीत से भी कोई आउटकम निकलेगा। मेन टाइम अगर प्रोलॉन्ग होती है तो वो इसको एक्सटेंड भी कर सकता है, लेकिन अभी देखना इसमें ये भी हो सकता है कि MOU कर लें, टाइम फ्रेम जिसका बता रहे हैं कि एक फ्रेमवर्क पे एग्री कर जाए तो उससे भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, शादी साहिबा आपको वेलकम करेंगे। आप ये बताइएगा कि जिस तरह से जाहिर है आप ये पूरे इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखती हैं, ये जो इस वक्त सिनारियो बना हुआ है ये किस जानिब आपको जाता हुआ नज़र आ रहा है? क्योंकि एक जानिब हम देखते हैं कि आग ठंडी होती नज़र आती है, फिर ऐसे बयानात सामने आ जाते हैं कि उसके वाइस वर्सा फिर ईरान को ज़ाहिर इंटरवीन करना पड़ता है इन सारे मामलात के अंदर, फिर वहाँ से भी हमें इस तरह की जो बयानबाजी है वो नज़र आ रही होती है। ख़ास तौर पर अगर हम बाकर कालीबाफ की बात करें या पासदारान इनकलाब की बात करें जो उनके हेड्स हैं, तो ऐसे सिलसिले में हम देख रहे हैं कि कल के दिन को बड़ा इंपॉर्टेंट करार दिया जा रहा है। आप क्या समझती है अगर सीज़ फायर होल्ड नहीं करता तो सिचुएशन किस जानिब हो सकती है? और जिस तरह से हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि हमारे पास ये ऑप्शन, आई मीन लाइक उनके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो इसको इस पर किसी किस्म की कोई मुज़ाकरात अगर प्रॉपर तरीके से ना कर सकें तो कोई ऐसा फ्रेमवर्क बना लें जिसके ऊपर बातचीत तय हो जाए। सो व्हाट्स योर ओपिनियन? हम लोग एक्सपेक्ट भी यही कर रहे हैं कि एक फ्रेमवर्क ही सामने आएगा। मुआहदों में तो बहुत टाइम लगता है और मुज़ाकरात कभी भी लीनियर नहीं होते कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचें या 2 दफ़ा बैठें और मुआहदे हो जाएं। तो हम एक फ्रेमवर्क का ही सोच रहे हैं, कोई ऐसा जो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है कि दोनों पार्टीज इकट्ठे जो है वो ये मान जाएं कि हम आगे की जो अपने मसाइल हैं उनको मिल बैठ कर हल करने लगे हैं। लेकिन उसमें दोनों पार्टीज जो है उनके दरमियान ट्रस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बाकी पैनलिस्ट भी कह रहे हैं। और वो ट्रस्ट का डेफिसिट जो है वो ऑफकोर्स अमेरिका की तरफ से है, क्योंकि ईरान ने इस नेगोशिएशन से जो पीछे हटने की तरफ इशारा किया है, तो उनका ये कहना है कि उनके पास उनकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं कि उन पे एक अटैक जो है वो एमिनेंट है, और वो अटैक का जो बिल्टअप है ये ब्लॉकेड की सूरत में किया जा रहा है। और ये जो नेवल ब्लॉकेड है, इट्स नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ ब्लॉकेडिंग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। इसके प्रिटेंस में या तो कोई बहुत बड़ा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है या फिर हम पे कोई बहुत बड़ा अटैक है जिसका इंडिया ट्रंप दे भी चुके हैं। वो जब फॉक्स न्यूज़ पे इंटरव्यू दे रहे थे तो उसमें उन्होंने बताया कि हमारे पास प्लान B और C बिल्कुल है, हम इतनी जो है वो स्वेयर किस्म की बम्बार्डमेंट जो है वो ईरान पे करके तो साइड पे हो सकते हैं, अगले 20 साल तक वो उनकी कमर नहीं सीधी होगी। तो ये प्लान तो टेबल पे है और रशियन थिंक टैंक्स भी इसको जो है वो पिक कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ईरान के ऊपर अटैक हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि मुज़ाकरात जो है, हम तो बहरहाल वेन्यू प्रोवाइड करके, सिक्योरिटी प्रोवाइड करके, हमारा तो पूरा हम रीजन का सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। शादी साहिबा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं ये जानना चाह रही हूँ ट्रस्ट डेफिसिट की हम बात करें, आप भी बात कर रही हैं, ट्रस्ट बिल्डिंग के हवाले से क्या आप समझती हैं कि किस तरह से वो फिर बिल्डअप किया जाए? क्योंकि जाहिर है जो फरीकैन हैं आपस में, उन्हीं में ही इतना बड़ा डेडलॉक इस वक्त चल रहा है। पाकिस्तान तो बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान के किरदार को समझने की भी ज़रूरत है। अच्छा किरदार से हम हमारा जो पूरा फ्रेमवर्क है उसमें शायद ये रिप्रोचमा जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इट्स नॉट मोर देन 1 चैप्टर। हम तो पूरे रीजन के सिक्योरिटी और इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं, पूरा रीजन और पूरा सब उसमें स्टेक होल्डर्स हैं, इवन चाइना और रशिया भी। तो जहाँ तक ट्रस्ट का बिल्डअप है, वो 47 साल और उससे भी पहले का जो एक डेफिसिट है, उसको बिल्डअप के लिए ईरान को थोड़ी सी गुडविल जेस्चर चाहिए। वो डिजर्व करता है, वो डिसऑनेस्टी नहीं डिजर्व करता है। ये मैं बार बार यही अर्ज कर रही हूँ कि ये वो ज़माना नहीं है कि आप घोड़ों पे बैठकर इंटेल जो है वो जासूस कहीं से लेके आ रहे हैं।
इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी पहुंच जाती है। अगर आप एक तरफ से अटैक करना चाह रहे हैं, अगर हम ईरानियन सोर्सेज को देखें और साथ में आप निगोशिएशन करना चाह रहे हैं, तो पॉइंट फिर लॉजिकल है। तो उसमें ईरान जो है इस वक्त क्या करे? क्या वो इस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज कर ले कि उसको इस वक्त वो सस्टेन भी कर रहा है, एब्जॉर्ब भी कर रहा है, और उसका करंट पॉलिटिकल सेटअप जो है दुनिया के सामने है, वो खड़ा है और अपनी जगह पे कायम है। तो एक बहुत बड़ी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, वो यहीं पे बात को ख़त्म करे और आगे चले और मुज़ाकरात पे बैठकर अपने फ्रोजन एसेट से लेकर अपनी डिप्लोमेटिक आइसोलेशन तक, अपनी सैंक्शंस तक, सब कुछ जो है उनको टेबल पे रख दे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब भी टेबल जो है वो पे बैठा जाता है या बैठने की बात होती है, तो वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज और न्यूक्लियर इनरिचमेंट जो है उसके गिर्द घूमता रहता है। और न्यूक्लियर इनरिचमेंट मेरा ख्याल है ईरान ने उससे अब चिढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि वो लास्ट टाइम मस्कत में 0% पे भी राजी हो गए थे उन पे अटैक होना था। तो ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि एक पूरी एक फोर्स है जो कि परमानेंट है, जो आज से नहीं है, जो ईरान का जो है उसको तबाह बर्बाद करना चाहती है। अब ट्रंप उनके सामने किस तरह स्टैंड करते हैं, सरवाइव करते हैं। रिसेंट जो अभी 1 सेकंड पहले मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ने जो इंफॉर्मेशन भेजी है, तो मैं व्हाट्सएप पे पढ़ रही थी कि उन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो चार्ज दी अफेयर है अमेरिका की नेतली, उन्होंने हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार से मुलाकात की है और उन्होंने कहा है कि अमेरिका जो है वो इंटरेस्टेड है सीज फायर को प्रोलॉन्ग करने में। तो इंडिया तो दे रहे हैं, कैरेट और स्टिक चल रही है। अब ये कैरेट और स्टिक से ज्यादा मुझे लगता है कोई टॉक्सिक स्पाउस है, जिसको जब जो है वो माफिया मांगने पे आए तो वो कहे जी मैं बहुत अच्छा बनने वाला हूँ, और जब बहुत अच्छा बनने का टाइम खत्म हो जाए तो वही मार कुटाई शुरू हो जाए। एग्जैक्टली शाजी साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपका पॉइंट आ गया, वी आर आउट ऑफ टाइम, आई एम रियली सॉरी एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग। नाजरीन, हमारे साथ डॉक्टर शाजिया मौजूद थी, इसके अलावा ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद, आपका भी बहुत शुक्रिया। ब्रेक पे जा रहे हैं नाजरीन, ब्रेक से वापस आएंगे, एहतशाम अलग साहब हमारे साथ ही मौजूद होंगे, पाकिस्तान के लिए कुछ खुशखबरियाँ हैं, उस हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, सीज़ फायर से मुतालिक गुफ्तगू हो रही है, बस चंद ही घंटे बाकी रह गए हैं, लेकिन अभी खबरें ये मौसूल हो रही हैं कि शायद वो 1 दिन तक ऑटोमेटिकली एक्सटेंड किया गया है। अब देखना यह है कि इसमें क्या कुछ होने जा रहा है। और अगले दिन की अगर हम बात कर लें यानी बुध के हवाले से, तो बार बार ये खबर मौसूल हो रही है कि अच्छी खबरें बुध को हमें मिल सकती हैं और पाकिस्तान बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा कर रहा है। शाम साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। शाम साहब, हम रीसेंट बयानात के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। ट्रम्प ने जो अभी हालिया हमें देखा है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने आई, जिन्होंने इंटरव्यूज़ भी दिए हैं मुख्तलिफ चैनल्स को, उसमें एक बात उन्होंने बड़े वाज़ेह कर दी है कि ये जंग हम मुकम्मल तौर पर जीत चुके हैं। और ये वो डिस्कशन है जो हम अपने पिछले प्रोग्राम्स में करते आए हैं कि आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि ट्रम्प इस तरह की कोई बात कर दें। तो जब वो मीडिया पे ये बात कर सकते हैं, जाहिर है वो सोशल ट्रूथ के ऊपर भी बार बार इस तरह की बातें हमें करते हुए नजर आ रहे हैं। आप क्या समझ रहे हैं इस तरह के बयानात से, वो क्या जेस्चर शो करना चाह रहे हैं? और यकीनी तौर पर जब ये बयान दिया गया है तो अब ईरान की जानिब से भी कोई ना कोई बयान तो सामने आएगा। तो आज रात इंपॉर्टेंट करार दी जा रही है इस हवाले से। देखिए मारूख, ईरान की तरफ से कोई बयान आए ना आए इस हवाले से, जब प्रेसिडेंट ट्रम्प ये कहते हैं कि हम जंग जीत चुके हैं, तो जंग जब जीती जाती है तो कुछ चीज़ें सामने आती हैं कि जी आपका मुखालिफ सरेंडर कर देता है और आप ग्राउंड निवेजन करते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं। और तीसरी बात होती है कि अगर आप समझते हैं कि आप ईरान के अवाम जो है ना आपके रजीम के ख़िलाफ़ हैं, तो वो उठ खड़े होते हैं। तो तीनों बातें नहीं हुई। तो देखें, और तीनों बातें नहीं हुई, उसके बाद तो फिर मुज़ाकरात होने नहीं चाहिए। जब आप जंग जीत जाएं तो फिर आपको तो मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी निगोशिएटर की, फैसिलिटेटर की, सहूलतकार की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो मेरा ख्याल ये सारे वो रेटरिक हैं जो बार बार यही बात आ रही है, सारी दुनिया भी कह रही है कि इस तरह के बयानात से माहौल को तो ख़राब किया जा सकता है। दूसरी बात है मारूफ, देखें ये मेरा ख्याल है अमेरिका के लिए बड़ा एम्बैरेसिंग है कि अमेरिका के सदर कहते हैं कि जी बातचीत हो रही है, उन्होंने कहा आज मुज़ाकरात हो रहे हैं, कल डील हो जाएगी, हम जा रहे हैं। और दूसरी तरफ से ईरान क्या कह रहा है, हम तो नहीं जा रहे। उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री कह रही है हम नहीं जा रहे, उनके इराकी साहब कह रहे नहीं जा रहे, उनके ईरान के सफ़ीर यहाँ पे कह रहे हम नहीं जा रहे। तो ये वाशिंगटन के लिए, अमेरिका के लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग है। अब देखिए, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से अगर अमेरिका बात कर रहा है तो ईरानी भी बात कर रहे हैं। लेकिन ना ये तो सारी दुनिया को पता है कि इस लम्हे जो अमरीकी जो है ना वो ज़्यादा उनकी पोजीशन ख़राब है। अमरीकियों को ज़्यादा फेस सेविंग चाहिए, ऑफ रैम अमेरिका को ज़्यादा चाहिए ईरान की निस्बत, लेकिन दोनों को दी जा रही है। तो अब सारा मसला आके अटक गया है कि पाकिस्तान के नातवा कदमों पे जो बोझ है इस वक्त। और अच्छी बात है कि सारे लोग पाकिस्तान से ही बात कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं जिस बंदे से भी बात करता हूँ, सफारती ज़राए हों, यहाँ पे और लोग हों, वो यही कहते हैं कि सभी पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं कि जी आपने जितने खूबसूरत तरीके से बातचीत को आप आगे लेके गए हैं और 80-90% तक, बल्कि एक स्टेज पे तो 98% तक चीज़ें
तय हो गई थी। देखिए मैं बता देता हूँ जो तय हो गई थी। देखिए ये न्यूक्लियर का प्रोग्राम ये टू सम मेजर एक्सटेंट जो है ना तय हो चुका है। ईरानी इस बात पे एग्री कर गए हैं और वो जनीवा में जो ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने बात की थी JCPO, उसको एक्सटेंड करके थोड़ा सा राइट लेफ्ट करके तो ये होना था। और ईरान ये तय कर बैठा है कि जी हमें फॉर द टाइम बीइंग हम ये न्यूक्लियर एनर्जी जो है ना पीसफुल पर्पज़ के लिए भी नहीं बनाएंगे, ये भी बात होगी। लेकिन ईरान का ये कहना है कि जी दो बातें, हमला ना हो दोबारा हम पे और हमें सैंक्शन जो आपने रखी हुई हैं वो टोटली ख़त्म हो जाए। लेकिन जब ये सैंक्शन ख़त्म होंगी, उनके हमला नहीं होगा तो उनके लिए एक नई सूरत हाल पैदा होगी, वो बड़े एक एक्टिव प्लेयर के तौर पे सामने आएंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो मिडिल ईस्ट का नक्शा मारूफ बदल रहा है ना, अभी वो लड़ाई तो माहौल अब ख़त्म होगा तो उसके बाद GCC मालिक भी सोचेंगे कभी असल दुश्मन तो हमारा इजराइल था जिसने तबाही फेरी, जिसने पूरी कोशिश की कि हमें जंग में धकेल दिया जाए, वो नहीं हुआ। तो ये सारे गोल पोस्ट अपने चेंज करेंगे, अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करेंगे, अपनी सिक्योरिटी मामलात को चेंज करेंगे। तो उसमें पाकिस्तान का फिर एक दफ़ा रोल आएगा, वो आगे चल के आएगा। और उसमें अमेरिकन भी चाहेंगे कि जी किसी ना किसी तरीके ईरान को भी शामिल करें। आपको पता है मारो वो आबनाए हुर्मुज़ को आबनाए ईरान कह चुके हैं, बिल्कुल इन सो मेनी वर्ड्स वो कह चुके हैं भाई आप ही की है। तो मुझे लगता है कि वही होगी जो 1955 से 1975 तक 20 साल की जंग हुई थी वियतनाम में। और उसके बाद सबसे ज़्यादा नवाशात जो है ना उन्होंने वियतनाम पे की थी। आज तक सबसे ज़्यादा, बावजूद इस बात के कोई चाइना के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, कम्युनिस्ट कंट्री के तौर पे देखा जाता रहा है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट गई है। एहतिशाम साहब, एक और सवाल ये कि अभी थोड़ी देर पहले जो खबर आई, हम अभी तक ये गुफ्तगू कर रहे थे, जो पहला वाला टैंकर है उससे मुतालिक बात हो रही है, जहाज से मुतालिक बात हो रही है, वो एक और सामने लेकर आ गया। वो कह रहे हैं कि भाई पेंटागन इस बात की तस्दीक कर रहा है कि वो पकड़ा गया है टैंकर, और उसमें भी हमें लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, उसकी भी हम जाँच पड़ताल करें। और आगे से फिर ये ऐलान भी पेंटागन करता हुआ नजर आ रहा है कि हम जो अंडर वाटर वॉर है वो तो हम जारी रखे हुए हैं। देखें जहाँ पे वनरेबिलिटीज़ मारूख अमेरिका की हैं वहाँ पे ईरान की भी हैं। अब देखें ये अब सारी दुनिया में ये बहस हो रही है कि जिस तरीके से आबनाए हुर्मुज़ पे कंट्रोल करने के बाद अपनी ईरान ने बातें मनवाई थी और पूरी दुनिया हिल के रह गई थी, अब अमेरिका ने जो अपने कार्ड्स खेले हैं ना सिक्योरिटी के मैदान में, जिस तरह वो ओमान के रास्ते आके उन्होंने ब्लॉकेट कर दिया है, इस ब्लॉकेट के बाद ईरान की पोजीशन बहुत वीक हुई है। लेकिन अब उनके अपने जहाज़ पकड़े जा रहे हैं, उनके जहाज़ नहीं जाने दिए जा रहे। पहले वो क्लियर करते थे, जो टोल दे के जाता था 18 से 20 हज़ार डॉलर फालतू, उसको भेजते थे। अब वो बात ख़त्म हो गई। तो ये यहाँ पे ईरान की भी एक मुश्किल है। ईरान भी एक हद तक जो है ना वो अपनी शराइत बनवा सकता है या एक मैक्सिमम पोजीशन के साथ टेबल पे बैठ सकता है। हाँ, एक बात तय है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की सारी बातों के बावजूद जो वो कह रहे हैं उनको ये बात अच्छी तरह समझ आ रही है कि ये ऐसे नहीं होगा मामला, हमें बातचीत के ज़रिए मामलात को तय करना होगा। और वो जो उनकी निगोशिएटिंग टीम न्यूक्लियर के मामले में है, सिक्योरिटी के मामले में है, डिफेंस के मामले में, वो दोनों के साथ राब्ते में है। पाकिस्तान दोनों को जिस तरीके से साथ अपने बिठा रहा है, अभी भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं इस्लामाबाद में और वाशिंगटन में और ईरान में, जो आपस में बात कर रहे हैं कि हमने इवेंचुअली ये MOU जो साइन करना है इस्लामाबाद एकॉर्ड के नाम पे करना है, या फॉर द टाइम बिंग जंग को बंद करके जो बहुत ही फ़र्ज़ करें अगर इस पर कोई ज़्यादा इख्तलाफ हो तो उसको बाद में भी तय कर सकते हैं, लेकिन इसको एक एग्रीमेंट की शक्ल दे दी जाएगी। तो मेरा ख्याल है इस वक्त दोनों की बड़ी मजबूरी है मारूख, ये किसी सूरत में भी पीछे नहीं हटेंगे। और मैं आपको बता दूं जिस तरह के यहाँ पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट हो चुके हैं, जिस तरीके से लॉजिस्टिक अरेंजमेंट हो चुके हैं, जिस तरीके से अमेरिका के भर भर के बड़े बड़े इतने बड़े जहाज़ आ रहे हैं, तस्वीरें भी आप अखबारात में देख रही हैं, उनकी एडवांस टीम भी यहाँ पर आ चुकी है। ये ऐसा सब कुछ नहीं हो रहा। इसकी तैयारी के बाद ये आएंगे, बैठेंगे, और उन्होंने तो आना है 17-18 घंटे लगेंगे, 3 घंटे में ईरानी टीम यहाँ पे आ जाएगी। और हमारी तलाश ये है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने जो बात की है, ये जो गुज़िश्ता रात से, गुज़िश्ता दोपहर से हम देख रहे हैं कि ट्रंप की जानिब से ये कहा जा रहा है कि JD Vance इज़ ऑन द वे और सून ही विल बी इन पाकिस्तान। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आज हमारे पूरे 24 घंटे से ज़ायद गुजर चुका है, वो अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं। तो ये क्या मामला है? वो कल से ये बयान देते हुए आ रहे हैं। देखिए इत्तेफाक की बात है, जब पिछली दफ़ा भी JD Vance यूरोप में बैठे थे, जर्मनी में और पोर्चुगल में बैठे थे, फिर इवेंचुअली आपने देखा वो फिर हंगरी गए, वहाँ पे इलेक्शन हो रहा था, वो जो उनका विक्टर ओरबान, उसके इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा लिया, मतलब उसको सपोर्ट किया, वो हार गया। उसके बाद JD Vance के लिए भी खासी एम्बैरसमेंट हुई। ये वहाँ से फिर बुडापेस्ट से यहाँ पाकिस्तान आए थे। अब जो है कहा जा रहा है, कुछ लोगों का ख्याल है कि वहाँ से चल पड़े हैं, किसी यूरोपियन डेस्टिनेशन पे वहाँ से आ सकते हैं। लेकिन दूसरी बात इसमें जो बड़ा कैच है ना मारूख, ये प्रेसिडेंट ट्रंप की पूरी कोशिश है, और मेरी गट फीलिंग मुझे कहते हैं
कि वो आएंगे खुद ही। सही। जब उनको पता चलेगा कि जी एग्रीमेंट हो रहा है और वो उनकी साख का मसला है, उनकी मेगा बेस हिल के रह गई है, उन्हें अपनी पोजीशन को बेहतर करना है, तो साइन करने के आएंगे और फिर बाकी फिर इस तरह के बयानबाजी करते रहेंगे, हम जीत गए, हम सारा कुछ करके आगे, वो अपना ग्राउंड कवर करेंगे। इसी तरह मसूद पशकियान साहब भी सदर भी आ सकते हैं और फिर ईरान को भी ऑफ रैम मिलेगी। ईरान नहीं चाहता कि कोई ऐसा मायदा हो जिससे वो पता लगे कि उनका एक डिग्निफाइड स्टांस जो है ना वो किसी तरीके से न्यूलिफाई हुआ है या उसमें कोई फ़र्क आया है। तो इत्तलात यही है, एज वी स्पीक आखिरी लम्हा यही बता रहा है कि पाकिस्तान इन सब लोगों के कांटेक्ट में है, ये लोग आ जाएंगे, होपफुली इंशाल्लाह जुमेरात को मुज़ाकरात होंगे इंशाल्लाह। और ये भी कहा जा रहा है, ज़ाहिर है पाकिस्तान तो विन विन पोजीशन पर, विन विन सिचुएशन पर है ही। अब देखना यह है कि कल क्या हो। सब हमारे साथ ही मौजूद है नाज़रीन, ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मजीद अहम इशूज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। सऊदी अरब ने हाथ थाम लिया है और यूं मईशत की डूबती कश्ती को सहारा मिल गया है। सिर्फ 5 दिनों में $3 अरब, पहले 15 अप्रैल को $2 अरब, फिर 20 अप्रैल को $1 अरब पाकिस्तान के खजाने में शामिल हो चुके हैं। ये रकम सिर्फ आदाद नहीं बल्कि ज़र मुबादला के ज़खायर में नई जान है। यही नहीं बल्कि पहले से मौजूद $5 अरब को भी मजीद 3 साल के लिए तौसी दे दी गई है। यानी मजमूई तौर पर पाकिस्तानी मईशत को $8 अरब का सहारा एक ऐसे वक्त में मिला है कि जब मईशत दबाव का शिकार है। सऊदी हुकाम के मुताबिक ये माली ताउन पाकिस्तान को दरपेश माशी मुश्किलात से निमटने, माली इस्तेहकाम पैदा करने और अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों में मदद देने के लिए फराहम किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या इमदाद से रुपए को सहारा मिलेगा, माली ज़खायर मजबूत होंगे और क्या अदायगियाँ आसान होंगी? एहतशाम साहब हमारे साथ ही मौजूद करेंगे। एहतशाम साहब, ये वही खबर है जिसके हवाले से हम बार बार गुफ्तगू भी कर रहे थे। अब हम देख रहे हैं कि ये पैसे तो आ गए हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि अदायगियाँ तो आसान होंगी, लेकिन दूसरी जानिब हम IMF को देखते हैं तो फिर मजीद डू मोल का मुतालबा वहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें गैस बिजली को मजीद महंगा करने की बातें हो रही हैं। सो आप क्या समझ रहे हैं कि अवाम को किस तरह से इस पर रिलीफ मिल सकता है? मारूक, लाइटर नोट से शुरू करते हैं। आपका ये कहना है कि हाथ पाकिस्तान का थाम लिया गया है, मैंने इसको बड़ा एंजॉय किया है हाथ थामने को, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अब जो पाकिस्तान के हालात जितनी तेज़ी के साथ बदल रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी बात आप देख लें कि $3.5 बिलियन UAE ने जिस तरह हमसे मांगा। अब कुछ लोग कहते हैं उनकी अपनी मुश्किलात पैदा हो गई हैं, कुछ लोग कहते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थिक हैं इनके साथ, इंडियन के साथ और इजराइलियों के साथ, इसलिए किया है। लेकिन बहरहाल ये तकरीबन $3.5 बिलियन का इनकी तरफ से आ जाना, 5 बिलियन पहले उन्हें हमें दिए हुए हैं और ये लॉन्ग टर्म पे हैं, ये नहीं कि डे टू डे बुनियादों पे 3 से ज़्यादा साल भी चलेंगे। देखिए, अब 2 चीज़ें जो बहुत अच्छी हो रही हैं। पहला तो आप ये स्टेप देख लें कि ये हमें पैसा ये बिल जाना इस क्राइसिस में बहुत बड़ी बात। दूसरा, मारूफ 2022 से पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि यूरो बॉन्ड लॉन्च करे, लेकिन उसकी ना तो एपिटाइट थी, अगर एपिटाइट भी थी तो वो एक ट्रस्ट लेवल इन्वेस्टर का पाकिस्तान पर नहीं था। अभी आप देख लें कि पाकिस्तान ने $500 मिलियन का यूरो बॉन्ड लॉन्च किया, दिनों के अंदर उसकी इतनी ज़्यादा मांग होगी कि उसको $750 मिलियन कर दिया गया। इसके बाद आप देख लें कि पाकिस्तान ने जो प्लान किया है कि आप पैंडा बॉन्ड भी आएंगे और सुकूक बॉन्ड भी जो जारी किए जाएंगे, जो हमें बड़ी हद तक मदद करेंगे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के मामले में जो हमारी मुश्किलात हैं उसको दूर की जाएगी। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं जो पहले भी हो सकती थी, क्योंकि इतनी चीज़ें होती हैं बंदा क्या क्या बात करे। देखिए, पाकिस्तान को मारूफ एक मुद्दत से 2008 ऑनवर्ड आप देख लें कि आखिरी हमें 2008 में $5 बिलियन की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई थी, और उसके बाद से $1 बिलियन, $800 मिलियन, $900 मिलियन नहीं आई। और ये GDP का 22% होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो आपकी इक़्तिसादी तरक्की को ऊपर लेके जाता है। अब जो सूरत हाल बदली है, मैं आपको बता सकता हूँ कि जो वेस्ट, जापान, अमेरिका की तरफ से नेगेटिव ट्रैवल एडवाइजरी जारी की जाती थी ना पाकिस्तान के बारे में, सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, यहाँ पे देखें जी इनका कोई सिस्टम फ्रेमवर्क नहीं बना हुआ और इनके मुश्किलात पैदा होती हैं जब कोई मायदों से पीछे हटना होता है। अब ये तलात हैं और ये बताया जा रहा है कि जी अब ये नेगेटिव एडवाइजरीज ख़त्म होंगी, ट्रैवल एडवाइजरी। इवन जापान का मैं आपको बता सकता हूँ, पिछले दिनों मेरी जापान के इस्लामाबाद में मैटर्स एम्बेसडर से मुलाकात हुई थी, उनसे भी मैंने ये बात की थी। मैंने कहा जी आप भी लाइन अमरीकियों की, यूरोप की लेते हैं, और ये उनका भी बड़ा मैंने देखा कि मूड बड़ा अच्छा था और जिस तरीके से गुफ्तगू कर रहे थे उससे लग रहा था कि वो भी ये नेगेटिव ट्रैवल एडवाइजरी जारी करना बंद कर देंगे। देखिए, इससे क्या फ़ायदा होगा, ये मुल्कों की तरफ से, वेस्ट अमेरिका की तरफ से अपने सरमाएदारों को ये एक क्लीन चिट दी जाएगी कि जाएं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें।
देखें अब तो बड़े बड़े मुल्क बगैर जॉइंट वेंचर के मारूफ सर्वाइव नहीं कर सकते। चाइना देखें ये कर रहा है, रशिया कर रहा है, हमारे मिडिल ईस्ट के मालिक कर रहे हैं जॉइंट वेंचर। हमें ये जब मिलेंगे तो हमारी जिस तरीके से माली मुश्किलात हैं वो दूर होने में मदद मिलेगी, लेकिन हमें कुछ और करने की ज़रूरत है। देखें हमारे इस वक्त कितने 38 बिलियन डॉलर के हमारे जो है ना वो फॉरेन लोन हो चुके हैं, इतने हमारे लोकल लोन हैं। अभी देखें मौजूदा हालात में क्या हुआ है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट कितना कम हो गया, ये एग्जैक्टली 23% जो है ना ये बढ़ गया है। 28 बिलियन डॉलर का ये तिजारती खसारा हो गया है। हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो 22 बिलियन डॉलर की चीज़ें कर रहे हैं और जो इंपोर्ट कर रहे हैं 50 बिलियन डॉलर की कर रहे हैं। इसमें हमने 1.5 बिलियन डॉलर के टेलीफोन ही और बड़ी बड़ी गाड़ियां मंगवाई। यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे जो गैर ज़रूरी लग्जूरियस आइटम है हमें उनसे बचना चाहिए। दूसरा है कि एक्सचेंज रेट अगर हम मेंटेन करते हैं, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, हमारी करेंसी है पिछले 1.5-2 साल से खड़ी हुई है, रुपी जो है ना बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ये अगर जारी रहता है और फिर ये है कि अपने हम रिजर्व्स बढ़ाते हैं इस तरीके से कि अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। ये तो बार बार आता है कि जी पाकिस्तान में कम्पिटिटिव माहौल नहीं है, पाकिस्तान को जिस तरीके से बरामदात के हवाले से पैदावारी लागत कम होने की ज़रूरत है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ये कम होती है, प्लस हमें 38 बिलियन डॉलर के रिजल्ट मिल रहे हैं। तो मुझे कोई शक नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह हम साल 2 साल 1.5 साल में इस पोजीशन में आ जाएंगे कि जो एक तलवार लटकती है कि जी 16 बिलियन डॉलर के रिजर्व हमारे पास हर वक्त होने चाहिए कि जो 3 माह की इंपोर्ट के लिए जो IMF की शर्त है हम मारों के शर्त से इंशाल्लाह निकल जाएंगे। और पाकिस्तान के लोगों की हम देख रहे हैं 25 करोड़ लोगों की मुश्किलात, इसमें बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान का हाथ भी है, बहुत ज़्यादा उन मालिक का भी हाथ है जो पाकिस्तान को न्यूक्लियर स्टेट के तौर पर नहीं देखना चाहते थे। लेकिन ये परसेप्शन अल्हम्दुलिल्लाह जितनी तेज़ी के साथ वेस्ट अफ्रीका में तब्दील हुआ है, अब हमारे लिए इंशाल्लाह ताला इकोनॉमिक सतह पे, सिक्योरिटी के मार्ज पे, मिलिट्री के मार्ज पे हमारे लिए बहुत अपॉर्चुनिटी सामने आएंगी। बिल्कुल ऐसे ही सऊदी अरब ने एक बार फिर से बड़े भाई होने का किरदार अदा किया और पाकिस्तान पर एक बार फिर से भरोसा किया और यही वजह है कि आज हम देख रहे हैं कि ये सारी सिचुएशन हमारे सामने है। शाम साहब बहुत शुक्रिया साथ रहने के लिए। और नाजरीन जाते जाते आपको याद दिलाएं कि हम गजा को भूले नहीं हैं। सूरज वहां पर आग बरसा रहा है, सर छुपाने के लिए छत छीन ली गई है और पीने के पानी का हुसूल भी मुश्किल तरीन बना दिया गया है। दिल दहला देने वाला क़यामत खेज़ मंजर गजा का है, वही गजा जिसे इस्राइली बर्बरियत ने जीते जागते शहर से खंडरात में तब्दील कर दिया। गजा जहां ज़िंदगी अब सांस लेने का नाम नहीं, सिर्फ जिंदा रहने की मुश्किल तरीन जंग बन चुकी है, जहां सूरज की तपिश ज़मीन को नहीं इंसानों की उम्मीदों को जला रही है, जहां बच्चे खिलौनों के लिए नहीं एक एक घूंट पानी के लिए तड़प रहे हैं। ज़रा सोचें और अंदाज़ा लगाएं, वो माँ जो अपने बच्चे को पानी नहीं दे पा रही होगी, उसकी बेबसी किस इंतहा को होगी। पानी जो ज़िंदगी की अलामत है, आज गजा में सबसे बड़ी महरूमी बन चुका है। इसराइल ने इंसानों को ही नहीं पानी के हर जरिए को निशाना बनाया है, जिसके बाद लाखों फ़लस्तीनी प्यास से बिलख रहे हैं। हर जानिब मलबा है, हर जानिब खून की बू है, हर तरफ बीमारी का खौफ और ऊपर से इसराइली दरिंदगी का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला। गजा में ज़िंदगी एक अजियत का दूसरा नाम बनकर रह गई है नाजरीन। निकासी का निज़ाम ख़त्म हो चुका है, सफाई का तसव्वुर मिट चुका है, वबाएँ जान ले रही हैं। सच ये है कि ये सिर्फ जंग नहीं है, ये इंसानियत पर हमला है। इसराइली बर्बरियत ने घरों को खंडर और ख्वाबों को राख में तब्दील कर दिया है, मगर दुनिया खामोश है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सदर ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस दावों का एक खूबसूरत फरेब साबित हुआ है। 17 अरब डॉलर के वादे, मगर 1 अरब भी इकट्ठा नहीं किया जा सका। ऐलानात तो बहुत हुए, मगर मैदान खाली हैं। अब अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपियन यूनियन की जानिब से गजा रैपिड डैमेज एंड नीड्स असेसमेंट रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें 24 माह के दौरान गजा में इसराइली हमलों के नुकसानात का तखमीना लगाया गया है, जिसके मुताबिक गजा की तामीर नौ के लिए 71.4 अरब डॉलर्स दरकार हैं। मगर सवाल ये नहीं कि पैसे आएंगे, मिलेंगे या नहीं, सवाल तो ये है कि इंसानियत कहाँ खड़ी है। अगर कल ये शहर दोबारा बस भी गया तो क्या गारंटी है कि इसे फिर से इसराइली बर्बरियत के सामने तन्हा छोड़ा नहीं जाएगा। ये सवाल आपके साथ छोड़े जा रही हूँ नाज़रीन। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म को पहुँचा है। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।